नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री पुरुषोत्तम श्रीवास जी, पूर्वा शर्मा त्रिवेदी और संयुक्ता बनर्जी। ये तीनों ही बहुत अच्छे रेडियो प्रोफेशनल्स हैं और ऑल इंडिया रेडियो में आप दोनों तो हैं ही। अभी आप शायद अभी नहीं हैं, लेकिन काफ़ी समय तक ऑल इंडिया रेडियो में संयुक्ता भी रही है और उससे पहले शायद डिजिटल में आप रहे हैं, है ना। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक रेडियो का कैरियर है युवाओं के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसमें मतलब आप अपने से शुरुआत करो कि आपने रेडियो का कैरियर कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? शिवांश जी, देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं, अपने करियर की बात करूं, तो हम लोगों ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो में 1986-87 में की। उसमें रेडियो का मतलब भी आकाशवाणी होता था, दूसरा कोई रेडियो नहीं होता था। रेडियो मतलब आकाशवाणी। हाँ। तो वो दौर था कि रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाता था। और मैं इसको सिर्फ रेडियो नहीं कहता हूँ, ये ऑडियो का सिनेमा है बेसिकली। सिनेमा जैसे आपको खींचता है ना, रेडियो भी अपनी तरफ मुझे तो खींच रहा है। ऑडियो का सिनेमा, ऑडियो का सिनेमा है ये। ऑडियो का सिनेमा है बेसिकली। और जो माइक्रोफोन पर रहते हैं वो इस सिनेमा के एक तरह से मुख्य किरदार होते हैं। मैं भी छोटा था तो कभी कभी रेडियो सुनता था, तो मुझे लगता था कि रेडियो में मेरी आवाज़ आए, लेकिन इतना आसान नहीं था मेरे लिए रेडियो में अपनी आवाज़ को देना, क्योंकि जो उसकी बारीकियाँ होती ना, वो बुंदेलखंड, मैं छतरपुर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन का कोई मतलब नहीं होता। किसी की आवाज़ अच्छी है, लेकिन सिर्फ अच्छी आवाज़ एक करियर आपका नहीं बना सकती रेडियो में। खासकर एक आवाज़ के साथ आपको प्रोनाउंसिएशंस भी चाहिए, मॉड्यूलेशंस चाहिए। अगर आपकी आवाज़ है तो परिष्कृत आवाज़ जिसकी बात करूँ, अगर परिष्कृत अपनी आवाज़ को करते हैं तो फिर एक रास्ता खुल जाता है। मैंने अपनी कमियों को पहचाना, कमियां क्या हैं, उन कमियों को दूर किया, अपनी आवाज़ को परिष्कृत किया, और उसके बाद अपनी रेडियो में एंट्री होती है। और आज लगभग मुझे लगता है कि 35 साल के आसपास हो गया आकाशवाणी में अपनी सेवा देते हुए। और करियर की जो आप बात कर रहे हैं ना, सिर्फ आवाज़ की बात नहीं करता हूँ मैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है और अपनी आवाज़ को परिष्कृत कर लेते हैं, उच्चारण ठीक करते हैं, उनको भी मौके हैं। लेखनी आपकी अच्छी है, लेखनी की क्षमता आपकी अच्छी है, उनके लिए भी अवसर है। और मैं सिर्फ बोलने की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ सुनने की क्षमता अगर आप में है तो सुनने वालों की भी रेडियो में करियर बना सकते हैं। जो एक लिसनिंग ऑफिसर जो होता है, जो मॉनिटरिंग करता है रेडियो की, क्या क्या कार्यक्रम एयर पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसमें एक सुनने की क्षमता भी आप में है। मतलब बोलने की क्षमता हो या सुनने की क्षमता हो या लिखने की क्षमता हो, तीनों में आप बेहतर करियर आकाशवाणी में या रेडियो में बना सकते हैं। पूर्वा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्यों कैरियर चुना रेडियो को और कैसे मतलब इसकी शुरुआत हुई आपकी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो हम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपके। और जैसा कि आपने अभी पुरुषोत्तम सर का परिचय लिया, और मैं कहूँगी कि अगर आपके लिए कहा जाए कि रेडियो आप में बसता है और आज रेडियो आपकी आवाज़ से पहचाना जाता है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में रेडियो की आवाज़ की बात करते हैं तो भले नाम लोगों को नहीं पता हो, लेकिन अगर ये आवाज़ आप किसी को भी सुनाएंगे तो वो ये आवाज़ सुन के, अरे वो ये पुरुषोत्तम जी हैं, चेहरा जैसा कि सर ने कहा ना, तो सुमधुर आवाज़ है। जी, सुमधुर आवाज़ है। और अगर मैं आपसे बात कहूँ मेरे रेडियो में आने की, तो मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा कारण आपके पास ही, आपके स्टूडियो में यहाँ उपस्थित है। क्योंकि जब मैं आपको सुनती थी, जब वो एहसास होता था, तो मुझे लगता था रेडियो यहाँ से सुनाई देता है। एक एहसासों की दुनिया है वो, एक कहते हैं सपनों की दुनिया, कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया है, एहसासों का सफ़र है, रेडियो हर दिल तक पहुँचने का हुनर है। तो मेरी भी शुरुआत जो है उसी हुनर को सुन के, उन्हीं आवाज़ों को सुन के हुई थी। और जब आप सुनते हैं तो एक जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और जब हम छोटे थे शिवहर्षि, तब लगता था इस छोटे से बॉक्स में से आवाज़ कहाँ से आती है, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। पेरेंट्स से पूछते थे, ये आवाज़, ये लोग घुस जाते हैं क्या इसमें, ये कहाँ से हम लोग को सुनाई देता है। जब धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, जानने लगे, इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और बस उसी इंटरेस्ट के कारण आज जो है
रेडियो में आना? नहीं, मैंने तो अपनी पढ़ाई जो मैं करता था स्कूल में और कॉलेज में, रेडियो चला के ही पढ़ाई करता था। जी जी जी। उस ज़माने में सिलोन आता था और शायद मैंने अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों, एक तो मेरे को याद है हिंदी के देवकी नंदन पांडे हुआ करते थे और इंग्लिश की कोई साउथ इंडियन लेडी, तो मैं पहले हिंदी की न्यूज़ सुनता था फिर इंग्लिश की, तो उससे मेरी वोकेबुलरी बहुत अच्छी जी इम्प्रूव हो गई, सर, बहुत सर, इंग्लिश भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो हमारे गई। घरों में आप देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो दीवार घड़ी या वॉच की जो प्रथा थी वो नहीं थी, तो बहुत सारे लोग, मेरे घर में भी रेडियो को लगा लिया जाता था और उससे समय मिलाया जाता था, ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, घर से निकलने का। अरे ये कार्यक्रम शुरू हो गया, संगीत सरिता का समय है, मतलब 7:30 बज रहे हैं, तो वो घड़ी मिला के पता रहता था कि ये एक्यूरेट टाइम है। तो रेडियो लोगों की दिनचर्या का जो एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुका था। और अभी यंगस्टर्स की बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन उस समय रेडियो से ज़्यादा जब अमीन सियानी जी बोलते थे, उनकी आवाज़ कानों तक जाती थी, विना का गीत माला जैसे कार्यक्रम आते थे, आपकी फरमाइश, तो लोगों का जुड़ाव बहुत था और वहीं से बस शौक जागा। संयुक्ता जी, आपको रेडियो से कब प्यार हुआ और क्यों हुआ? मेरा भी कारण असल में पुरुषोत्तम सर हैं, और मेरा लिटरली पुरुषोत्तम सर हैं, क्योंकि मैं रेडियो वैसे ही सुनती थी जैसे आपने कहा ना कि पढ़ रहे हैं और बैकग्राउंड में रेडियो बज रहा है। हाँ। तो ये वो जनरेशन थी हमारी जब स्कूल में अगर एग्ज़ाम्स हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या बोर्ड की क्लासेस में है, 10th में है या 12th में है, तो केबल कनेक्शन कटवा दिया जाता था उन घरों में। और ये बाय फार हर घर में होता था कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो टीवी नहीं देखेगा, लेकिन रेडियो के साथ वो बंदिश नहीं थी, रेडियो हाँ। चलता रहता था। रेडियो ने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड में वो हमेशा बजता था। और रेडियो से आंखें भी खराब नहीं होती है। नहीं तो टीवी से हमको हमेशा 6 फीट दूर बिठाया जाता था, वो भी एक बड़ी परंपरा होती थी। तो मेरे बैकग्राउंड में हमेशा रेडियो रहा, लेकिन मैंने रेडियो को बहुत शिद्दत से कभी नहीं सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जानती थी विविध भारती सुन रही हूँ, न्यूज़ भी शायद सुनती थी, लोग कहते थे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। मैं जर्नलिज्म में जाना चाहती थी, जर्नलिज्म में ही गई, रेडियो से भी मेरा जुड़ाव जो लेटली था वो जर्नलिज्म में ही था। लेकिन तो मेरा वाकया ये है रेडियो से जुड़ने का कि मेरे एक स्कूल फ्रेंड, जब मैं ग्रेजुएट कर चुकी थी और जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट में जाने वाली थी, तो वो आए, उन्होंने ऐसे ही पूछा तुम क्या करोगी अब? मैंने कहा पता नहीं, मैं टीवी एंड रेडियो जर्नलिज्म के फॉर्म्स भर रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा रेडियो जाना है, रेडियो में मेरे एक दोस्त हैं, वो भी छतरपुर के थे, पुरुषोत्तम सर भी छतरपुर के थे, तो उन्होंने मेरा परिचय पुरुषोत्तम सर से कराया। लिटरली पुरुषोत्तम सर ने मुझे वर्णमाला से लेके, प्रोनाउंसिएशन से लेके, डिक्शन से लेके सब कुछ सिखाया। तो मेरा तो मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने वार्ता के लिए लिखा था वो भी पुरुषोत्तम सर ने लिखा था, क्योंकि उसे हिंदी में लिखना था और मैं हिंदी उतनी मेरी अच्छी नहीं थी लेखनी में, तो मेरा तो सारा क्रेडिट सर को ही जाता है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से मेरे रेडियो की शुरुआत युववाणी से हुई, उसके बाद 1-2 साल बाद मैं न्यूज़ में आ गई और फिर न्यूज़ से मेरा जुड़ाव रहा। मैं भले ही अभी रेडियो में ना हूँ, लेकिन रेडियो अभी भी मुझ में बसता है। और यानी हम ये कह सकते हैं सर कि पुरुषोत्तम सर के 2 कैंडिडेट्स जो ने रेडियो को दिए हैं वो भी आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक रेडियो स्टेशन जो होता है, चाहे FM हो या विविध भारती हो, कोई भी, उसमें मेन प्रमुख काम क्या क्या होते हैं और उसमें किस तरह की स्किल्स चाहिए? आपने कहाँ काम किया? शिवांशी जी, पहले तो ये पूर्वा जी और संयुक्ता जी, ये इनका बड़प्पन है और रियली इन दोनों ने बहुत मेहनत की। आज जहाँ ये हैं, मैं तो चाहता हूँ कि उससे भी और आगे बढ़े और रियली इन्होंने बहुत मेहनत की है। पूर्वा जी को मैं 2005 से और संयुक्ता को भी शायद 2004 या 5 से 4 से, तब से इन लोगों को जानता हूँ। लेकिन जो पिछला 20-22 साल का सफ़र रहा, आज इन दोनों को देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि आज आप यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे और आगे और भी बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप जो सवाल आप कर रहे हैं कि कौन कौन से काम रेडियो में होते हैं, डेफिनेटली रेडियो का काम प्रसारण का काम है। इसमें सूचनाएं, समाचार जिसको हम कहते हैं, मनोरंजन के लिए रेडियो बना है बेसिकली। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, 3 काम इसके मुख्य होते हैं। उसमें समाचार हो गया, कार्यक्रम हो गए। कार्यक्रम भी हर वर्ग के लिए, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, युवा हों, शहर के लोग हों, गांव के लोग हों, सबके लिए विविधता जो होती है। समाचार, कार्यक्रम और प्रोडक्शन। समाचार, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये 3 चीज़ें बेस्ड होती हैं इस रेडियो के लिए, जो प्रमुखता से हम इनके लिए काम करते हैं बेसिकली। तो उसमें सभी चीज़ें, सूचना
तो मीन्स आपके समाचार हो गए, शिक्षा जो हमारे ज्ञानवर्धक बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से शिक्षा और जानकारियाँ जो देती हैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए। तो ये 3 चीज़ें खासकर रेडियो में होती है और प्रसारण से जुड़ा हुआ मामला है। टेक्निकल टीम भी हमारी होती है इसमें, जो पर्दे के पीछे होती है। बहुत सारे लोग जो पर्दे पर होते हैं उन्हीं को जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी टीम हमारी होती है जो ड्यूटी रूम से लेके, कंट्रोल रूम से लेके, पर ऑफिस में लेके। अब मैं आकाशवाणी भोपाल की बात करूं तो बहुत बड़ा स्टाफ है। आपको लगता होगा कि इतना स्टाफ क्या करता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इनका ये काम है कि प्रसारण तो करना है आपको, लेकिन हर वर्ग के लिए। मैंने आकाशवाणी छतरपुर में ज्वाइन किया 1995 में, फिर विविध भारती भोपाल में आया 2003 में, फिर अभी पिछले 3-4 साल से आकाशवाणी भोपाल में हूँ। कोरोना काल या भोपाल की गैस त्रस्ती आप सभी जानते हैं। कोरोना काल की बात करें तो जब पूरी दुनिया थम जाती है, पूरा देश थम जाता है, लेकिन रेडियो नहीं थमा उस वक्त। बराबर रेडियो से कार्यक्रम जाते रहे, लोगों को अवेयर करते रहे आपको इस वक्त क्या करना है। डॉक्टर से बात करना, उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखो, उस वक्त कलाकारों से बात करना, उनका हौसला बढ़ाना, उनके भीतर एक आत्मबल बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें रेडियो ने कोरोना काल में की हैं और यही रेडियो का मुख्य काम है। तो जो युवा इसमें रेडियो में आना चाह रहे हैं उनके पास स्पेशली आप क्या सोचते हैं, किस तरह की योग्यता होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अगर आपको लिखने की क्षमता आप में है तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत सारी सेगमेंट आप कह सकते हैं। आप वार्ता लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, रूपक लिख सकते हैं और न्यूज़ के लिए काम कर सकते हैं। न्यूज़ में जो समाचार बनते हैं वो काम कर सकते हैं। बोलने की अगर आप में इच्छा शक्ति आपकी, यार बोलने में काबिलियत है आपकी, तो आप अनाउंसर बन सकते हैं, न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट बन सकते हैं और रिपोर्टर बन सकते हैं, गायक कलाकार बन सकते हैं। संगीत में भी अगर आपकी दिलचस्पी है तो संगीतकार बन सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा देखा है कि अधिकतर लोग या तो न्यूज़ रीडर बनना चाह रहे हैं या एंकर बनना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? असल में मैंने बताया कि पर्दे पर जो दिखता है ना, ये मैंने बताया कि ये ऑडियो का सिनेमा है ये। तो सिनेमा में जो पर्दे पर दिखते हैं किरदार, आदमी वही बनना चाहता है। लेकिन मैं एक बार वही लोग जाते हैं जो हीरो बनना चाहते हैं और इंटरेस्ट भी उनको सुन के आता है ना सर। यहाँ मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि जैसे सिनेमा की बात करो आप, तो लोगों को लगता है कि अगर चेहरा मेरा अच्छा है तो मैं हीरो बन जाऊँगा, हीरोइन बन जाएंगी। सिर्फ चेहरे भर से नहीं होता कुछ, बहुत सारी चीज़ें चेहरे के साथ साथ आपको चाहिए। रेडियो में भी, ऑडियो में भी वही चीज़ है कि आपकी वॉइस, आवाज़ अच्छी है। इसके अलावा आपको जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपको अपने अंदर या तो डेवलप करना चाहिए या फिर सीख के उनको आप प्रयास कर सकते हैं। आप बताइए कि आज अब डिजिटल दौर चल रहा है ना, तो डिजिटल ईरा में रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट अगर है तो? देखिए, रेडियो तो सदा से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता या उसमें जो बदलाव है उसमें और ज़्यादा निखार आ गया है। पहले रेडियो सिर्फ एक कहना आपके एक इंस्ट्रूमेंट तक सीमित था, जिसको हमें लगता था नहीं, जब तक हमारे घर में ये नहीं होगा जब तक हम नहीं आ सकती। लेकिन आज उसके रूप पॉडकास्ट के रूप में, डिजिटल उसके रूप में आप देखिए, हमारे यहाँ आकाशवाणी और अगर हम विविध भारती की बात करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम आप ऑन एयर सुनते हैं वही कार्यक्रम हमारे नई चीज़ों के साथ एडिट होके आप YouTube पे भी देख सकते हैं। तो YouTube पे देख सकते हैं, वो देखने वाला एक मंच है, लेकिन उसके बाद भी रेडियो उस पर दिख रहा है। तो आप रेडियो के जो चीज़ें उसमें इतना ज़्यादा बदलाव हुआ है। स्पॉटिफाई देख लीजिए, अलग अलग चीज़ें देख लीजिए, प्लेटफॉर्म देख लीजिए, जिस तरह से ऑनलाइन पॉडकास्ट के हज़ारों ऑप्शंस खुल चुके हैं, आप सोशल मीडिया से उसको कनेक्ट कर लीजिए। तो रेडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गया है अभी इस समय। हाँ, मतलब रेडियो को भी डिजिटल का सहारा लेना पड़ रहा है। जी, रेडियो से ही डिजिटाइजेशन निकल कर आया है। पहले रेडियो आप सोचते थे कि हम जो है रेडियो एक ट्रांसमिशन स्टेशन, और जिस तरह से अगर हम पुरानी बातें देखी जाए तो अगर सरकारी देखी जाए, निजी FM देखे जाए तो करोड़ों का खर्च उसमें इंक्लूड होता था। अगर हम कम्युनिटी रेडियो की बात करें वो भी लाखों के डिजिट में जाते थे। लेकिन आज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, आप स्वयं का पॉडकास्ट चैनल एक घर में अगर किसी बच्चे को या स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो तो डेवलप करके उसमें अपनी आवाज़ देके अपने शौक़ को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। इवन इस तरह की भी चीज़ें आ चुकी हैं कि वो अपने करियर भी उसमें बना सकता है और आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो रेडियो जो डिजिटल उसमें आया है वो एक आर्थिक रूप से भी बेनिफिट है बच्चों के लिए,
और उनकी पहुंच में भी है। अगर उनको लगता है कि नहीं, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सीखने के लिए भी बहुत सारे माध्यम उनके लिए आ चुके हैं, और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर जाते हैं तो आप अपने आप में वर्क करके, अपने विशेषज्ञों से सलाह लेके, यूट्यूब चैनल्स पे अपनी क्लासेस लेके, अपने बोलने की क्षमता को और ज़्यादा उत्कृष्ट करके आप इन चीज़ों में अपने ही मन से उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो शायद अब बच्चों को जो है रेडियो की जो प्रॉपर रेडियो तक पहुंचने में जो सक्षम नहीं है, तो उनके लिए भी एक डिजिटल रेडियो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री पुरुषोत्तम श्रीवास जी, पूर्वा शर्मा त्रिवेदी और संयुक्ता बनर्जी। ये तीनों ही बहुत अच्छे रेडियो प्रोफेशनल्स हैं और ऑल इंडिया रेडियो में आप दोनों तो हैं ही। अभी आप शायद अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी समय तक ऑल इंडिया रेडियो में संयुक्ता भी रही है, और उससे पहले शायद डिजिटल में आप रहे हैं, है ना। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक रेडियो का कैरियर है युवाओं के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसमें मतलब आप अपने से शुरुआत करो कि आपने रेडियो का कैरियर कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? शिवांशु जी, देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं, अपने करियर की बात करूं, तो हम लोगों ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो में 1986-87 में की। उसमें रेडियो का मतलब ही आकाशवाणी होता था, दूसरा कोई रेडियो नहीं होता था। रेडियो मतलब आकाशवाणी। हाँ। तो वो दौर था कि रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाता था, और मैं इसको सिर्फ रेडियो नहीं कहता हूँ, ये ऑडियो का सिनेमा है बेसिकली। सिनेमा जैसे आपको खींचता है ना, रेडियो भी अपनी तरफ मुझे तो खींच रहा है। ऑडियो का सिनेमा। ऑडियो का सिनेमा है ऑडियो का सिनेमा है बेसिकली। और जो माइक्रोफोन पर रहते हैं वो इस सिनेमा के एक तरह से मुख्य किरदार होते हैं। मैं भी छोटा था तो कभी कभी रेडियो सुनता था, तो मुझे लगता था कि रेडियो में मेरी आवाज़ आए, लेकिन इतना आसान नहीं था मेरे लिए रेडियो में अपनी आवाज़ को देना, क्योंकि जो उसकी बारीकियाँ होती ना, वो बुंदेलखंड, मैं छतरपुर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन का कोई मतलब नहीं होता। किसी की आवाज़ अच्छी है, लेकिन सिर्फ अच्छी आवाज़ एक करियर आपका नहीं बना सकती रेडियो में। खासकर एक आवाज़ के साथ आपको प्रोनाउंसिएशंस भी चाहिए, मॉड्यूलेशंस चाहिए। अगर आपकी आवाज़ है तो परिष्कृत आवाज़ जिसकी बात करूँ, अगर परिष्कृत अपनी आवाज़ को करते हैं तो फिर एक रास्ता खुल जाता है। मैंने अपनी कमियों को पहचाना, कमियाँ क्या हैं, उन कमियों को दूर किया, अपनी आवाज़ को परिष्कृत किया, और उसके बाद अपनी रेडियो में एंट्री होती है। और आज लगभग मुझे लगता है कि 35 साल के आसपास हो गया आकाशवाणी में अपनी सेवा देते हुए हैं। और करियर की जो आप बात कर रहे हैं ना, सिर्फ आवाज़ की बात नहीं करता हूँ मैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है और अपनी आवाज़ को परिष्कृत कर लेते हैं, उच्चारण ठीक करते हैं, उनको भी मौके हैं। लेखनी आपकी अच्छी है, लेखनी की क्षमता आपकी अच्छी है, उनके लिए भी अवसर है। और मैं सिर्फ बोलने की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ सुनने की क्षमता अगर आप में है तो सुनने वालों की भी रेडियो में करियर बना सकते हैं। जो एक लिसनिंग ऑफिसर जो होता है, जो मॉनिटरिंग करता है रेडियो की, क्या क्या कार्यक्रम एयर पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसमें एक सुनने की क्षमता भी आप में है। मतलब बोलने की क्षमता हो या सुनने की क्षमता हो या लिखने की क्षमता हो, तीनों में आप बेहतर करियर आकाशवाणी में या रेडियो में बना सकते हैं। पूर्वा जी, अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्यों करियर चुना रेडियो को, और कैसे मतलब इसकी शुरुआत हुई आपकी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो हम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपके। और जैसा कि आपने अभी पुरुषोत्तम सर का परिचय लिया, और मैं कहूँगी कि अगर आपके लिए कहा जाए कि रेडियो आप में बसता है और आज रेडियो आपकी आवाज़ से पहचाना जाता है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में रेडियो की आवाज़ की बात करते हैं तो भले नाम लोगों को नहीं पता हो, लेकिन अगर ये आवाज़ आप किसी को भी सुनाएंगे तो वो ये आवाज़ सुन के, अरे वो ये पुरुषोत्तम जी हैं, चेहरा जैसा कि सर ने कहा ना, तो सुमधुर आवाज़ है। जी, सुमधुर आवाज़ है। और अगर मैं आपसे बात कहूँ मेरे रेडियो में आने की, तो मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा कारण आपके पास ही, आपके स्टूडियो में यहाँ उपस्थित है। क्योंकि जब मैं आपको सुनती थी, जब वो एहसास होता था, तो मुझे लगता था रेडियो यहाँ से सुनाई देता है, एक एहसासों की दुनिया है वो।
एक कहते हैं ना सपनों की दुनिया, कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया है, एहसासों का सफ़र है, रेडियो हर दिल तक पहुंचने का हुनर है। तो मेरी भी शुरुआत जो है उसी हुनर को सुन के, उन्हीं आवाज़ों को सुन के हुई थी। और जब आप सुनते हैं तो एक जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और जब हम छोटे थे शिवहर्षि, तब लगता था इस छोटे से बॉक्स में से आवाज़ कहाँ से आती है, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। पेरेंट्स से पूछते थे ये आवाज़, ये लोग घुस जाते हैं क्या इसमें, ये कहाँ से हम लोग को सुनाई देता है। जब धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, जानने लगे, इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और बस उसी इंटरेस्ट के कारण आज जो है रेडियो में नहीं, मैंने तो अपनी पढ़ाई जो मैं करता था स्कूल में और कॉलेज में, रेडियो चला के ही पढ़ाई करता था। जी जी जी। उस ज़माने में सिलोन आता था और शायद मैंने अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों, एक तो मेरे को याद है हिंदी के देवकी नंदन पांडे हुआ करते थे और इंग्लिश की कोई साउथ इंडियन लेडी, तो मैं पहले हिंदी की न्यूज़ सुनता था फिर इंग्लिश की, तो उससे मेरी वोकेबुलरी बहुत अच्छी जी इम्प्रूव हो गई, बहुत इंग्लिश भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई। हमारे घरों में आप देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो दीवार घड़ी या वॉच की जो प्रथा थी वो नहीं थी। तो बहुत सारे लोग, मेरे घर में भी रेडियो को लगा लिया जाता था और उससे समय मिलाया जाता था, ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, घर से निकलने का। अरे ये कार्यक्रम शुरू हो गया, संगीत सरिता का समय है, मतलब 7:30 बज रहे हैं, तो वो घड़ी मिला के पता रहता था कि ये एक्यूरेट टाइम है। तो रेडियो लोगों की दिनचर्या का जो एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुका था। और अभी यंगस्टर्स की बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन उस समय रेडियो से ज़्यादा, जब अमीन सियानी जी बोलते थे, उनकी आवाज़ कानों तक जाती थी, विना का गीतमाला जैसे कार्यक्रम आते थे, आपकी फरमाइश, तो लोगों का जुड़ाव बहुत था और वहीं से बस शौक जागा। संयुक्ता जी, आपको रेडियो से कब प्यार हुआ और क्यों हुआ? मेरा भी कारण असल में पुरुषोत्तम सर हैं, और मेरा लिटरली पुरुषोत्तम सर हैं, क्योंकि मैं रेडियो वैसे ही सुनती थी जैसे आपने कहा ना कि पढ़ रहे हैं और बैकग्राउंड में रेडियो बज रहा है। हाँ। तो ये वो जनरेशन थी हमारी, जब स्कूल में अगर एग्ज़ाम्स हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या बोर्ड की क्लासेस में है, 10th में है या 12th में है, तो केबल कनेक्शन कटवा दिया जाता था उन घरों में। और ये बाय फार हर घर में होता था कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो टीवी नहीं देखेगा, लेकिन रेडियो के साथ वो बंदिश नहीं थी, रेडियो चलता रहता था। रेडियो ने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड में वो हमेशा बजता था। और रेडियो से आंखें भी खराब नहीं होती है। नहीं तो टीवी से हमको हमेशा 6 फीट दूर बिठाया जाता था, वो भी एक बड़ी परंपरा होती थी। तो मेरे बैकग्राउंड में हमेशा रेडियो रहा, लेकिन मैंने रेडियो को बहुत शिद्दत से कभी नहीं सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जानती थी विविध भारती सुन रही हूँ, न्यूज़ भी शायद सुनती थी, लोग कहते थे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। मैं जर्नलिज्म में जाना चाहती थी, जर्नलिज्म में ही गई, रेडियो से भी मेरा जुड़ाव जो लेटली था वो जर्नलिज्म में ही था। लेकिन तो मेरा वाकया ये है रेडियो से जुड़ने का कि मेरे एक स्कूल फ्रेंड, जब मैं ग्रेजुएट कर चुकी थी और जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट में जाने वाली थी, तो वो आए, उन्होंने ऐसे ही पूछा तुम क्या करोगी अब? मैंने कहा पता नहीं, मैं टीवी एंड रेडियो जर्नलिज्म के फॉर्म्स भर रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा रेडियो जाना है। रेडियो में मेरे एक दोस्त हैं, वो भी छतरपुर के थे, पुरुषोत्तम सर भी छतरपुर के थे, तो उन्होंने मेरा परिचय पुरुषोत्तम सर से कराया। लिटरली पुरुषोत्तम सर ने मुझे वर्णमाला से लेके, प्रोनाउंसिएशन से लेके, डिक्शन से लेके सब कुछ सिखाया। तो मेरा तो मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने वार्ता के लिए लिखा था वो भी पुरुषोत्तम सर ने लिखा था, क्योंकि उसे हिंदी में लिखना था और मैं हिंदी उतनी मेरी अच्छी नहीं थी लेखनी में, तो मेरा तो सारा क्रेडिट सर को ही जाता है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से मेरे रेडियो की शुरुआत युवाणी से हुई। उसके बाद 1-2 साल बाद मैं न्यूज़ में आ गई और फिर न्यूज़ से मेरा जुड़ाव रहा। मैं भले ही अभी रेडियो में ना हूँ, लेकिन रेडियो अभी भी मुझ में बसता है। और यानी हम ये कह सकते हैं सर कि पुरुषोत्तम सर के 2 कैंडिडेट्स जो ने रेडियो को दिए हैं वो भी आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक रेडियो स्टेशन जो होता है, चाहे FM हो या विविध भारती हो, कोई भी, उसमें मेन प्रमुख काम क्या क्या होते हैं और उसमें किस तरह की स्किल्स चाहिए? आपने कहाँ कहाँ काम किया? शिवहर्षि जी, पहले तो ये पूर्वा जी और संयुक्ता जी, ये इनका बड़प्पन है और रियली इन दोनों ने बहुत मेहनत की। आज जहाँ ये हैं, मैं तो चाहता हूँ कि उससे भी और आगे बढ़े और रियली इन्होंने बहुत मेहनत की है। पूर्वा जी को मैं 2005 से और संयुक्ता को भी शायद 2004 या 4 से तब से इन लोगों को जानता हूँ। लेकिन जो पिछला 20-22 साल का सफ़र रहा, आज इन दोनों को देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि आज आप यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे और आगे और भी बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप जो सवाल आप कर रहे हैं कि कौन कौन से काम रेडियो में होते हैं,
डेफिनेटली रेडियो का काम प्रसारण का काम है। इसमें सूचनाएं, समाचार जिसको हम कहते हैं, मनोरंजन के लिए रेडियो बना है बेसिकली। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, 3 काम इसके मुख्य होते हैं। उसमें समाचार हो गया, कार्यक्रम हो गए। कार्यक्रम भी हर वर्ग के लिए, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, युवा हों, शहर के लोग हों, गांव के लोग हों, सबके लिए विविधता जो होती है। समाचार, कार्यक्रम और प्रोडक्शन। समाचार, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये 3 चीज़ें बेस्ड होती हैं इस रेडियो के लिए, जो प्रमुखता से हम इनके लिए काम करते हैं बेसिकली। तो उसमें सभी चीज़ें, सूचना तो मीन्स आपके समाचार हो गए, शिक्षा जो हमारे ज्ञानवर्धक बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उनके माध्यम से शिक्षा और जानकारियाँ जो देती हैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए। तो ये 3 चीज़ें खासकर रेडियो में होती है। और प्रसारण से जुड़ा हुआ मामला है, टेक्निकल टीम भी हमारी होती है इसमें, जो पर्दे के पीछे होती है। बहुत सारे लोग जो पर्दे पर होते हैं उन्हीं को जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी टीम हमारी होती है, जो ड्यूटी रूम से लेके, कंट्रोल रूम से लेके, पर ऑफिस में लेके। अब मैं आकाशवाणी भोपाल की बात करूं तो बहुत बड़ा स्टाफ है। आपको लगता होगा कि इतना स्टाफ क्या करता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इनका ये काम है कि प्रसारण तो करना है आपको, लेकिन हर वर्ग के लिए। मैंने आकाशवाणी छतरपुर में ज्वाइन किया 1995 में, फिर विविध भारती भोपाल में आया 2003 में, फिर अभी पिछले 3-4 साल से आकाशवाणी भोपाल में हूँ। कोरोना काल या भोपाल की गैस त्रस्ती आप सभी जानते हैं। कोरोना काल की बात करें तो जब पूरी दुनिया थम जाती है, पूरा देश थम जाता है, लेकिन रेडियो नहीं थमा उस वक्त। बराबर रेडियो से कार्यक्रम जाते रहे, लोगों को अवेयर करते रहे आपको इस वक्त क्या करना है। डॉक्टर से बात करना, उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखो, उस वक्त कलाकारों से बात करना, उनका हौसला बढ़ाना, उनके भीतर एक आत्मबल बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें रेडियो ने कोरोना काल में की हैं, और यही रेडियो का मुख्य काम है। तो जो युवा इसमें रेडियो में आना चाह रहे हैं, उनके पास स्पेशली आप क्या सोचते हैं, किस तरह की योग्यता होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अगर आपको लिखने की क्षमता आप में है तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत सारी सेगमेंट आप कह सकते हैं। आप वार्ता लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, रूपक लिख सकते हैं, और न्यूज़ के लिए काम कर सकते हैं। न्यूज़ में जो समाचार बनते हैं वो काम कर सकते हैं। बोलने की अगर आप में इच्छा शक्ति आपकी, या बोलने में काबिलियत है आपकी, तो आप अनाउंसर बन सकते हैं, न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट बन सकते हैं, और रिपोर्टर बन सकते हैं, गायक कलाकार बन सकते हैं। संगीत में भी अगर आपकी दिलचस्पी है तो संगीतकार बन सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा देखा है कि अधिकतर लोग या तो न्यूज़ रीडर बनना चाह रहे हैं या एंकर बनना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? असल में मैंने बताया नहीं कि पर्दे पर जो दिखता है ना, ये मैंने बताया कि ये ऑडियो का सिनेमा है ये। तो सिनेमा में जो पर्दे पर दिखते हैं किरदार, आदमी वही बनना चाहता है। लेकिन एक बात वही लोग जाते हैं जो हीरो बनना चाहते हैं, और इंटरेस्ट भी उनको सुन के आता है ना सर। यहाँ मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि जैसे सिनेमा की बात करो आप, तो लोगों को लगता है कि अगर चेहरा मेरा अच्छा है तो मैं हीरो बन जाऊँगा, हीरोइन बन जाएंगी। सिर्फ चेहरे भर से नहीं होता कुछ, बहुत सारी चीज़ें चेहरे के साथ साथ आपको चाहिए। रेडियो में भी, ऑडियो में भी वही चीज़ है कि आपकी वॉइस, आवाज़ अच्छी है। इसके अलावा आपको जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपको अपने अंदर या तो डेवलप करना चाहिए या फिर सीख के उनको आप प्रयास कर सकते हैं। आप बताइए कि आज अब डिजिटल दौर चल रहा है ना, तो डिजिटल ईरा में रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट अगर है तो? देखिए, रेडियो तो सदा से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता या उसमें जो बदलाव है उसमें और ज़्यादा निखार आ गया है। पहले रेडियो सिर्फ एक कहना, आपके एक इंस्ट्रूमेंट तक सीमित था, जिसको हमें लगता था नहीं, जब तक हमारे घर में ये नहीं होगा जब तक हम नहीं आ सकती। लेकिन आज उसके रूप पॉडकास्ट के रूप में, डिजिटल उसके रूप में आप देखिए, हमारे यहाँ आकाशवाणी और अगर हम विविध भारती की बात करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम आप ऑन एयर सुनते हैं, वही कार्यक्रम हमारे नई चीज़ों के साथ एडिट होके आप YouTube पे भी देख सकते हैं। तो YouTube पे देख सकते हैं, वो देखने वाला एक मंच है, लेकिन उसके बाद भी रेडियो उस पर दिख रहा है। तो आप रेडियो के जो चीज़ें, उसमें इतना ज़्यादा बदलाव हुआ है। स्पॉटिफाई देख लीजिए, अलग अलग चीज़ें देख लीजिए, प्लेटफॉर्म देख लीजिए, जिस तरह से ऑनलाइन पॉडकास्ट के हज़ारों ऑप्शंस खुल चुके हैं, आप सोशल मीडिया से उसको कनेक्ट कर लीजिए। तो रेडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गया है अभी इस समय। हाँ, मतलब रेडियो को भी डिजिटल का सहारा लेना पड़ रहा है। जी, रेडियो से ही डिजिटाइजेशन निकल कर आया है। पहले रेडियो आप सोचते थे कि हम जो है रेडियो एक
ट्रांसमिशन स्टेशन, और जिस तरह से अगर हम पुरानी बातें देखी जाएं तो अगर सरकारी देखी जाए, निजी एफएम देखे जाएं, तो करोड़ों का खर्च उसमें इंक्लूड होता था। अगर हम कम्युनिटी रेडियो की बात करें वो भी लाखों के डिजिट में जाते थे। लेकिन आज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, आप स्वयं का पॉडकास्ट चैनल एक घर में अगर किसी बच्चे को या स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो तो डेवलप करके उसमें अपनी आवाज़ देके अपनी शौक को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। इवन इस तरह की भी चीज़ें आ चुकी हैं कि वो अपने करियर भी उसमें बना सकता है और आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो रेडियो जो डिजिटल उसमें आया है वो एक आर्थिक रूप से भी बेनिफिट है बच्चों के लिए, और उनकी पहुंच में भी है। अगर उनको लगता है कि नहीं, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सीखने के लिए भी बहुत सारे माध्यम उनके लिए आ चुके हैं, और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर जाते हैं तो आप अपने आप में वर्क करके, अपने विशेषज्ञों से सलाह लेके, यूट्यूब चैनल्स पे अपनी क्लासेस लेके, अपने बोलने की क्षमता को और ज़्यादा उत्कृष्ट करके आप इन चीज़ों में अपने ही मन से उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो शायद अब बच्चों को जो है रेडियो की जो प्रॉपर रेडियो तक पहुंचने में जो सक्षम नहीं है, तो उनके लिए भी एक डिजिटल रेडियो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वाकया शेयर करूंगी आपसे। रिसेंटली मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी, काफ़ी स्थापित यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रेडियो जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट थे, मास कॉम के स्टूडेंट्स थे, उनका वाइवा था। रेडियो उनका एक सब्जेक्ट था, यानी 6 महीने उन्होंने रेडियो पढ़ा है फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद भी रेडियो वो पढ़ने वाले थे। 35 बच्चे थे, 35 बच्चों से मैंने इंडिविजुअली बात की और 35 में से 30 ने कभी कोई रेडियो चैनल नहीं सुना। ये आज के बच्चे हैं, आज की जनरेशन है। 5 में से 3 ऐसे थे, जो बचे हुए 5 थे, कि उन्होंने हाँ विविध भारती घर में शायद सुना है, किसी ने एक आध प्राइवेट एफएम के नाम ले लिए कि हाँ रेडियो मिर्ची शायद है, पर सुना नहीं है, सिर्फ नाम पता है। 2 बस ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कभी विविध भारती का कोई कार्यक्रम सुना या एफएम सुनते हैं। आजकल हमारे घरों में रेडियो नहीं होते। पहले मर्फी का डब्बा या रेडियो या ट्रांसमीटर सबके घरों में होता था। पहले एक ज़माना तो वो भी था जब लाइसेंस लेके रेडियो सुना जाता था, लेकिन अब रेडियो किसी के घर में नहीं है। रेडियो हमारी कार में है, मोस्टली जब हम ट्रैवल करते हैं, ड्राइव करते हैं, तब मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में है, पर सुनते कितना है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो 35 बच्चे जो 20-21 साल के थे, उनमें से 30 ने अगर रेडियो नहीं सुना, वो जो रेडियो जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हम उन्हें रेडियो पढ़ा क्यों रहे हैं। जैसे पूर्वा ने कहा, स्पॉटिफाई, जियो7 है या एप्पल पॉडकास्ट है। अब रेडियो का जो पूरा स्वरूप है वो बहुत बदल गया है। प्राइवेट एफएम में भी अगर आप देखेंगे, सरकारी तो अगर हम एक तरह से आकाशवाणी या विविध भारती को छोड़ दे, तो प्राइवेट रेडियो एफएम में भी अब उनका स्वरूप बहुत बदल गया है। पोस्ट कोविड मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है, कॉस्ट कटिंग के नाम पर हो या फीजिबिलिटी के नाम पर हो। प्राइवेट एफएम में भी अब बड़े बड़े स्टूडियो नहीं होते, कई जगहों पे अब घर से जो आरजेज हैं वो अपने रिकॉर्ड्स करते हैं, साउंड इंजीनियर उनको एडिट करते हैं और वो चला दिए जाते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा सेटअप होता था, उसकी अब धीरे धीरे ज़रूरत कम हो गई है। आपने कहा, और हम में से सब ये मानते हैं कि एक ज़माना था जब कहा जाता था कि रेडियो सुनो भाषा अच्छी हो जाएगी। अब हम ये नहीं कह पाते कि रेडियो सुनो भाषा अच्छी हो जाएगी। पुरुषोत्तम सर जैसे अब बहुत कम लोग बचे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली बहुत अच्छा है। अब अगर हम रेडियो के लोगों को सुनेंगे तो हमारी भाषा और ख़राब ही होगी, लेकिन ये शायद जनरेशन ही ख़राब भाषा का है। इस वक्त क्वालिटी पर कोई काम नहीं हो रहा। वो आरजे स्टाइल जो होती है, तो वो एक तरह से वो, मुझे तो इस नाम पर ही आपत्ति है। आरजे क्या हुआ? रेडियो जॉकी। जॉकी कौन होता है? जो घोड़ा चलाता है, जो घोड़े के ऊपर बैठता है। तो हम दरअसल रेडियो को चला रहे हैं। अगर हम रेडियो को चला रहे हैं, रेडियो हमें नहीं चला रहा, तो फिर तो ये होना ही था। तो मुझे स्कोप लगता है कि जो कि पूर्वा ने भी कहा, सर ने भी कहा, कि अब बहुत बदलाव आ रहा है। जो सुनता ही नहीं है वो अपने आप बहुत मॉडिफाई होके एक अलग डिजिटल वर्जन में आ रहा है, और हमें शायद वो पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम करियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि करियर तब आता है जब पढ़ाई उसकी होती है। ये प्रोफेशनल एक फील्ड है और इसमें प्रोफेशनल पढ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो एक डिफरेंस है। हर इंसान आरजे बनना चाहता है, लेकिन आरजे बनना बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं प्राइवेट एफएम्स की भी बात करूं, तो एक तरह से प्राइवेट एफएम खास तौर पर अगर हम देखें, वो लोगों को हंसाने का काम करता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। एक बहुत अलग पिच, एक बहुत अलग एनर्जी उनमें होती है। उसे मेंटेन कर पाना, उस कंसिस्टेंसी को रख पाना बहुत मुश्किल है। तो चैलेंजिंग ये पूरा एनवायरनमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप में हो, प्राइवेट सेटअप में हो। लेकिन क्या हम उसको लेकर तैयार हैं या बच्चों को तैयार कर रहे हैं?
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। करियर तो है, हमेशा रहेगा, न्यूज़पेपर कभी ऑब्सोलीट नहीं हुआ डिजिटल आने के बाद या टीवी आने के बाद। सब अपनी जगह बना हुआ है, बने रहेंगे, थोड़ा बहुत स्वरूप बदलेगा, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं या तैयार कर रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल। मतलब आपका कहना ये है कि आरजे का काम एक तरह से हल्का फुल्का काम है, मतलब एंटरटेनिंग का काम है, लोगों को जोड़े रखना, एंटरटेन करना। आप अगर एंकर को देखें तो एंकर का क्या काम है? एंकर का काम जोड़े रखना है। हाँ, न्यूज़ रीडर एक अलग वो हो सकता है कि उसका काम न्यूज़ देना है, उसका काम अगेन एक्सप्रेशंस डिस्प्ले करना नहीं है, उसका काम बहुत न्यूट्रल होकर न्यूज़ डिस्प्ले करना है। ऑल फिर तो इंडिया उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन की जरूरत ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर से ये काम बिल्कुल अलग है, ये कह सकते हैं आरजे वाला। हाँ, मतलब अलग स्वरूप में है। देखिए, अगर आरजे भी थोड़ा अगर pattern न्यूज़ का बदला है उसका, जी, तरीका बदला हर है। शैली अलग है। अगर आरजे को हम बोलेंगे कि आपको ये न्यूज़ देनी है, तो न्यूज़ ही वो पढ़ेगा, न्यूज़ ही देगा, उसमें वेरिएशन वो डाल पाना या उसमें कुछ गाने बीच में लाना वो नहीं है। जैसे वो एक शैली पुरुषोत्तम है। सर इतने कार्यक्रम एक स्थापित शैली है, अनाउंसर उसमें हैं, न्यूज़ मैं एक पुरुषोत्तम शैली सर को कभी आरजे नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑल और इंडिया इसका मतलब ये भी नहीं कि आरजे जो है बहुत हल्के होते हैं, उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज एंड अपना कैलिबर है, जी, जी, स्टाइल अलग है। जी। तो ये काफ़ी कुछ वैसे ही है जैसे दूरदर्शन पर कोई न्यूज़ है या फिर प्राइवेट चैनल्स के न्यूज़ जैसे हैं, उनका विधान- प्रेजेंटेशन, हाँ, 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 उनका प्रेजेंटेशन बस अलग है। लेकिन कोई भी काम हल्का या भारी नहीं होता, सब अपने आप में बहुत जिम्मेदार लोग हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको जब फेस कहा जाता है ना, एक हम बीच में बात कर रहे थे, क्योंकि लोग अट्रैक्ट ही उस फेस या उस वॉइस से होते हैं। आपने भी जिनके नाम लिए वो आवाज़ थी आकाशवाणी की, लेकिन उसके पीछे काम तो बहुत सारे लोग कर रहे थे उनको वो आवाज़ बनाने पर, लेकिन हमें वो आवाज़ या वो चेहरा याद रह जाता है। लेकिन चेहरे के साथ सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो वो भी उस चेहरे के साथ या उस आवाज़ के साथ ही वो दोष भी जोड़ा जाएगा। तब नहीं देखा जाएगा कि पीछे एक टीम भी तो थी जिसने शायद गलत कोई खबर या कोई इन्फॉर्मेशन दे दी हो या कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया हो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों जगह ही है, और वो इसीलिए ना कुछ भारी है ना कोई हल्का है। पुरुषोत्तम जी, एक अहम क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिटी रेडियो की तरह उन्होंने रेडियो स्टेशन चालू किया है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और मेरे को ऐसा लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए, लेकिन उसमें बच्चे ही सारा काम करें वो ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इवन जो एक पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी समय से रेडियो स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे बच्चों से कुछ न करवाया जाता है न कुछ सिखाया जाता है। तो उस पे आपका क्या कहना है, मतलब किस तरह से उनको यूज़ करना चाहिए? अभी तो पॉलिसी मैटर है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। भाई मेरा कम्युनिटी रेडियो है, मैं उसको कैसे चला सकता हूँ वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मतलब बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, उनसे काम तो बिल्कुल करवाना चाहिए। ट्रेन हाँ, करना चाहिए, उनको रेडियो सुनाना चाहिए। इससे संयुक्त ने अभी कहा है कि 35 बच्चों में सिर्फ 2 बच्चों ने कहा है कि हम रेडियो सुनते हैं और वो रेडियो का कोर्स कर रहे हैं, उन बच्चों ने कहा है। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि डिजिटल मीडिया की बात हो रही थी कि रेडियो को डिजिटल मीडिया का भी सहारा लेना पड़ रहा है। असल में सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, चेंजेस जो होते हैं ना तकनीक में, तो रेडियो ने इस तकनीक को अपनाया है। हम जब शुरुआत करते हैं आकाशवाणी को, उसमें बड़े बड़े स्पूल टेप होते थे, फिर टर्न टेबल्स भी होते थे, फिर उसका स्थान सीडीज़ ने लिया है, सीडीज़ को रिप्लेस किया पेन ड्राइव ने, फ्लॉपी ने, फिर उसका सॉफ्टवेयर आ गया। अब जो इस वक्त जो तकनीक का स्वरूप है उसको आकाशवाणी ने या रेडियो ने उसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उसको पता है ना कि नए बच्चों के हाथ में, सभी के हाथ में मोबाइल है। हम अपने कार्यक्रम ऑन एयर तो देते हैं ऑडियो में, रेडियो में, लेकिन अगर हम उसका वीडियो बना के भी इस सोशल मीडिया पर डालते हैं तो हमारी पहुंच और बढ़ती है। मुझे लगता है कि पहले विविध भारती भोपाल की अगर मैं बात करूं तो एक 10 साल पहले, 15 साल पहले जो हमारी रीच होती थी 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाई रेडियस। आज हम पूरे विश्व में हैं सोशल मीडिया की बदौलत। कोई अमेरिका में बैठा आदमी भी हमारे कार्यक्रम को सुन सकता है। तो समय के हिसाब से अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप दौड़ में पिछड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रेडियो ने इस प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को जोड़ के उस रेस का हिस्सा बनाया है। एक और अहम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आजकल हर तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, है ना, तो जो युवा हैं, जो पत्रकारिता वाले हो सकते हैं या जो कम्युनिकेशन वाले हो सकते हैं, क्या उनको भी सरकार को रेडियो स्टेशन या कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट करने के लिए आर्थिक सहायता, सब्सिडी, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि
अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हो और इस क्षेत्र में इसका काफ़ी स्कोप है। कुछ मदद मिलती है, जो आप कम्युनिटी रेडियोज़ की बात कर रहे हैं, सरकार उनको देती है, मदद देती है। अब तो बहुत सारी छूट भी मिल गई कि आप कार्यक्रम के बीच में विज्ञापन भी दे सकते हैं, कुछ रिकॉर्डेड समाचार भी देने की छूट मिल गई है, पहले वो नहीं था। सुविधाएं काफ़ी मिली हैं लोगों को। दरअसल एक तो जानकारी का अभाव है इस मामले में, तो मुझे लगता है कि ये तो चीज़ें जारी हैं, अभी भी कुछ और प्रयास हो सकते तो वो भी होने चाहिए। हाँ, मतलब एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर भी किया जा सकता है इससे, जो एक क्योंकि उसमें एक रेडियो स्टेशन है तो 5, 7, 10 लोग तो होंगे। अभी हम लोग जो हैं कई बार ऐसा प्रयास करते हैं, देखिए कि बहुत सारे स्कूली बच्चे हैं, ये तो संयुक्ता ने जो बात की है वो युवा होंगे, मेरे ख्याल से 25-30 साल के होंगे, 20-21 साल को। उन्होंने रेडियो ने सुना है ना, कभी उस पर चर्चा की है। अब कल्पना कीजिए, आप जो अभी 10-12 साल का होगा या 9-10 साल का बच्चा होगा, वो रेडियो से कितनी दूर होगा। वो प्रयास कभी कभी ये होते हैं, हम लोग भी करते हैं और स्कूल भी करते हैं, कि उन बच्चों को रेडियो स्टेशन, जो एक एजुकेशन की जो विजिट होती है आपकी, उसमें कई बार बच्चे हमारे आते हैं, वो जब देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही किसी स्कूल के बच्चे आए, उन्होंने जब पूरा यहाँ का ट्रांसमिशन का जो सिस्टम होता है वो समझा, देखा, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, क्या हम भी कभी इस यहाँ रेडियो में काम कर सकते हैं, रेडियो को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो टूर होते हैं ना, एजुकेशनल टूर, वो बराबर होते रहना चाहिए, और इससे बच्चों में जिज्ञासा होती है, सीखने की ढलक बढ़ती है, और वो कम से कम उस फील्ड में आने की सोच सकते हैं। और ऑडियो या वॉइस या आवाज़ की बात करें करियर की, तो मुझे लगता है रेडियो के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है जहां आप अपनी आवाज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। आजकल फिल्मों की डबिंग जो होती है, बहुत सारी फिल्में, विदेशों की फिल्में आपकी हिंदी में बनती हैं, साउथ की फिल्में हिंदी में बनती हैं, टीवी के सीरियल्स जो हिंदी में डब होते हैं, तो संसार समझ के छोटा हो गया है। आपके पास अगर ये सब चीज़ें हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, जो एक कहते हैं कि प्रसारण का जो अनुशासन होता है, वो अगर अनुशासन आपके भीतर है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी आवाज़ के माध्यम से, लेखन के माध्यम से आगे बहुत कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बेरोज़गारी की बात कर रहे थे कि सरकार क्या कर सकती है, अभी आप देखिए सर ने कहा जैसे समय के बदलाव के साथ लोगों को आगे चलना चाहिए, तो अभी तो एक पर्सन ही वन मैन शो है सर। आप देखिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम से लेके और इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं कि अगर आपके व्यूअर्स, अगर आप इस तरह का कंटेंट डालते हैं या आपके पेज पे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिक कंपनीज उनको ऐड देना शुरू कर देती हैं। आप एक अपने आप में एक ऐसा ब्रांड बन जाते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अगर आप फैशन इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, अगर आप मेकअप वाली चीज़ों की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो कंपनीज खुद के नहीं, इसके देखिए फॉलोअर्स ज़्यादा, ये लड़का इतना अच्छा काम करे, लड़की इतनी ज़्यादा, उससे कांटेक्ट करते हैं कि आप कहीं ऐड मत चलाइए, सिर्फ आप हमारी कंपनी का नाम ले दीजिए, फलाना फलाना मैं भी लगाती हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। तो जो अर्निंग और उसकी हम बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो इतना ज़्यादा विस्तृत फॉर्म ले चुका है इस चीज़ को लेकर कि हमको अब शायद किसी निजी प्लेटफॉर्म या किसी गवर्नमेंट चैनल की ही आवश्यकता नहीं है। हमको अपने आप में एक लगन, एक कॉन्सेप्ट, एक जज्बे की ज़रूरत है कि हम इस कॉन्सेप्ट पे काम करें। आप देखिए कई यूथ हैं हमारे सनातन को लेके बहुत ज़्यादा काम करें। हेल्थ एक ऐसा सेगमेंट है। डॉक्टर्स देखिए, वो पहले हमको क्लिनिक पे ज़्यादा मिलते थे, कंसल्टेशन फ़ी हमको देना पड़ती थी उनको हज़ारों से। आज वही चीज़, वही डॉक्टर्स लाइव में आ रहे हैं, वही चीज़ें वो बता रहे हैं कि डायबिटीज़ के लिए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वो हमें समय वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ ऑनलाइन आके वो हज़ारों लाखों लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं और लोग उनको कंसल्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए तो अपने विज्ञापन का, अपने आप को अबलाइज करने का, अपनी चीज़ों को विस्तारित करने का। तो बेरोज़गारी की अगर हम बात करते हैं कि रेडियो और इस फील्ड से जोड़ के, तो आपको थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी इन चीज़ों की जानकारी की ज़रूरत है और आपको ये सोचने की ज़रूरत है यूथ को कि हमें किस फील्ड में जाके अपने आप को क्या निखारना है, क्या प्रेजेंट करना है और किस तरह का प्रेजेंटर हमको बनना है। उसके बाद आप देखिए रास्ते अपने आप बहुत सारे खुल जाते हैं, चाहे एडिटिंग की बात कर लीजिए, चाहे अपनी रील्स की बात कर लीजिए, अलग अलग चीज़ों की बात कर लीजिए। लोग गाने, सिंगर्स हैं,
उनको कहीं मंच नहीं मिल रहा है तो सोशल मीडिया पे इतने सारे ऐप हैं, स्टार मेकर से लेके इतनी सारी चीज़ें, वो अपनी वॉइस देते हैं, कराओके पे गाते हैं, उसके बाद लोग उनको लाइक करने लगते हैं और मिलियंस में फॉलोअर्स उनके पहुंच रहे हैं, लोग जान रहे हैं उनको कि क्या है क्या चीज़ है। तो सोशल मीडिया उन चीज़ों ने चीज़ों को और विस्तारित किया है। तो अगर हम रोज़गार बेरोज़गारी की हम बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट का सपोर्ट ना भी लें, लेकिन अगर हम अच्छी एक व्यापक सोच रखते हैं और इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, शायद विकल्प अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। संयुक्त, तो आज के इस पैनल डिस्कशन को आप किस तरह से सम अप करना चाहेंगे? हमारा डिस्कशन का टॉपिक था करियर इन रेडियो जर्नलिज्म। मुझे लगता है करियर की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में एक शब्द होता है, वो है नौकरी। हमें लगता है कि हम नौकरी ढूंढे कहीं रेडियो में, और रेडियो की जब बात होती है तो हमें लगता है आवाज़ हमारी अच्छी हो, हम भी लोग हमें सुने, हम कुछ प्रेजेंट करें। लेकिन जो चीज़ सर ने बोली, पूर्वा ने कही, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब वो ज़माना गया जब आप नौकरी ढूंढें, अब वो ज़माना है जब आप नौकरी क्रिएट करें, अब वो ज़माना है जब आप अपने आप को एक ब्रांड बनाएं। आज के समय में पहले ये होता था कि न्यूज़ रीडर्स हैं या आरजेज़ हैं या फिल्म स्टार्स हैं, फिल्म को अगर मैं छोड़ भी दूँ, अगर इन माध्यमों की बात करूँ तो ये लोग बड़ी सेलिब्रिटी होते थे। आज के समय में सेलिब्रिटी कौन है? इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अब हो सकता है वो कोई आरजे हो, कोई रेडियो प्रेजेंटर हो, कोई टीवी एंकर हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। तो लबोलवाब इस पूरे डिस्कशन का यही है कि स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी विधा में जा रहे हैं, आप रेडियो में जाएं, आप टीवी में जाएं, जिस भी मीडियम में जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं या आप सुन रहे हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छा होने की बहुत ज़रूरत है। और वो तभी होगा जब आप बहुत लिखेंगे, बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, सोशल मीडिया की भी अगर हम इसमें उसको इंक्लूड करें, क्योंकि एक वही ब्रॉडर करियर एस्पेक्ट के तौर पे सामने आ रहा है, तो कुछ भी आप डाल दो वो चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द इस पर भी कानून आएगा। वैसे ही जैसे टेलीविज़न को लेकर है, वैसे ही जैसे डिजिटल को लेकर अब बन गए हैं या रेडियो को लेकर थे। और जब वो कानून आ जाएगा तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जो आपको मीट करने होंगे, जो अभी तक नहीं कर रहे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। क्वालिटी ऑफ कंटेंट पर अब बहुत ध्यान दिया जाएगा। अभी सिर्फ ये है कि आपने लोगों को हंसा दिया, कोई डांस कर दिया, मजाक बना दिया तो आप हिट हो जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, जो कि यूट्यूब के साथ हुआ भी है। यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा वो है कि एल्गोरिथम बहुत जल्दी बदलता है, उस एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यूट्यूब में जिन्होंने 2020-2021 तक अपनी पहचान बना ली वो बने हुए हैं, वरना नए लोगों के लिए यूट्यूब अब एक बहुत मुश्किल प्लेटफॉर्म है। रीसेंट स्टडीज़ ये कहती है कि अब एक इंसान का सबसे ज़्यादा वक्त जो है इंस्टाग्राम पर जा रहा है। इसमें ऑडियो भी शामिल है, मतलब अगर हम रेडियो के ही एक स्वरूप की बात करें तो वो इंस्टा पर भी अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्क्रॉलिंग टाइम जो है, एक दिन में 4-4 घंटे युवा जो है वो इंस्टा पे लगा रहे हैं। तो 24 घंटे में से अगर 4 घंटा कोई इंस्टा देख रहा है तो यानी इस वक्त सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म का जो विस्तार है वो इंस्टा पर है। इंस्टा कैसे मोनेटाइजेशन होता है या यूट्यूब कैसे पैसे देता है या अलग अलग सोशल मीडिया कैसे प्लेटफॉर्म्स को जो अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पैसे देते हैं, ऑफकोर्स फॉलोअर्स उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जो टॉपिक चुना है, आप जिस सब्जेक्ट के इन्फ्लुएंसर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अभी भी ट्रैवल, टेक, हेल्थ ये सबसे हाई अर्निंग मोनेटाइजेशन सेगमेंट्स हैं। तो अगर आप इनमें अपने वो दे रहे हैं और इसमें आपकी मास्टरी है, टेक में अगर आपकी मास्टरी है तो आप डेफिनेटली उसको इस फॉर्म में लेकर आइए, उसको ऑडियो पॉडकास्ट के फॉर्म में लेकर आइए। ई बुक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो भी रेडियो का ही एक विस्तार है। रेडियो में हम सुनते थे हवा महल, आज भी सुनते हैं, मेरा तो बहुत फेवरेट है। और हवा महल से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा मैं ज़रूर बताऊँगी। मैंने जब रेडियो एज ए न्यूज़ रीडर 2017 में ज्वाइन किया था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सर पटना से फ़ोन किया, उसने कहा तूने आकाशवाणी ज्वाइन किया? मैंने कहा हाँ। कहता है यार ये पता करके बता दे कि 1983 में हवा महल कितने बजे आता था। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा एक कार्यक्रम है, पता कर दे। मुझे लगा वो रिसर्च कर रहा होगा कुछ, मैंने पूछा, किसी ने मुझे समय बताया, उस वक्त शायद 8:45 या ऐसा कुछ समय था, तो मैंने उसको बता दिया। मैंने कहा हुआ क्या? तो उसने कहा कि असल में लाइफ में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, मैं कुंडली बनाना चाहता हूँ। मम्मी से पूछा पैदा कब हुआ, तो उन्होंने कहा तब हवा महल चल रहा था। तो हवा महल एक डॉक्यू ड्रामा है, रेडियो ड्रामा है, और वो बहुत इंटरेस्ट लोगों में उसको लेकर आज भी है। मैं खुद बहुत सुनती हूँ, अभी भी आता है शायद वो। हाँ बिल्कुल, अब 8 बजे आता है। हाँ। तो और बहुत बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। उतने अच्छे ड्रामा मैंने ऑडियो ड्रामा नहीं सुने।
तो उसका जो अब पॉडकास्ट में अलग अलग फॉर्म्स में वो हो रहा है, चाहे वो ई बुक के रूप में हो, चाहे वो ऑडियो पॉडकास्ट के रूप में हो, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसमें साउंड इंजीनियरिंग की बहुत बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। मतलब अगर आप कोई एक सीन रिक्रिएट करना चाहते हैं और उसमें बारिश की बूंदें टपक रही हैं तो वो सुनाई देना चाहिए, वो उस तरह से प्रेजेंट अगर होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो स्कोप बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी करियर हो उसमें अपने आप को स्किल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले तो ऐसा था ना, बहुत लिमिटेड लोग रेडियो तक जा पाते थे, रेडियो की आवाज़ बन पाते थे, बहुत लिमिटेड लोग टेलीविज़न में जा पाते थे या न्यूज़पेपर तक पहुंच अपनी बना पाते थे। अब तो ये खुला मैदान है। अब हमारी जितनी पॉपुलेशन है, अगर छोटे बिल्कुल छोटे बच्चों को और बहुत बुजुर्ग, हालांकि वो भी है सोशल मीडिया पे, वो भी इन्फ्लुएंसर्स है, फिर भी अगर उनको भी हम हटा दें तो भी तकरीबन 1 बिलियन लोग तो हैं जो मैदान में हैं। तो 1 बिलियन लोगों से आपको कंपटीशन लेना है, और ये तय बात है कि इंस्टाग्राम वो पूरे 1 बिलियन को पैसे नहीं देगा। पैसा कमाना कभी इतना आसान नहीं रहा, लेकिन आपको अपनी पहचान बनानी होगी और उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रेडियो हो या उसका डिजिटल वर्जन हो। और हाँ, हमेशा कुछ नया, कुछ अलग देखने की ख्वाहिश तो लोगों की होती नहीं, है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इंस्टाग्राम के बारे में, लेकिन ये कि बच्चे अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, ये मेरा चिंता का विषय है। जब हम छोटे थे ना तो हमसे कहा जाता था कि टीवी देख देख के तुम लोग बिल्कुल अपना नुकसान कर रहे हो, और नुकसान ये हुआ कि हम ही टीवी में आ गए। तो अब तो इतना खुला मैदान है कि मुझे लगता है, और मुझे उस वक्त ये लगता था कि जो बच्चा कार्टून या कॉमिक्स पढ़ता है, जब हम छोटे थे कॉमिक्स पढ़ना एक बहुत बड़ा क्रेज़ होता था। छुप छुप के 50 पैसे दे के कॉमिक्स उधार पे हम लोग किराए से लेते थे, और बहुत मार पड़ती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक के बीच में हम कॉमिक्स रख के पढ़ते थे। लेकिन मुझे लगता है अगर किसी ने वाकई में बहुत शिद्दत से पढ़ा होता तो आज वो अपने करियर के उस मतलब एनिमेशन के टॉप पे होता, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा आइडिएशन होता। तो मुझे लगता है खुला मैदान है, यही वक्त है। हाँ, उसका सही इस्तेमाल हो ये बहुत ज़रूरी है, उसके लिए थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग सभी के लिए ज़रूरी है। होता है, सभी में होती है, सभी में होती आपके है। विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में अच्छा करना चाहते हैं, किस में अच्छा जाना चाहते हैं। आप तीनों ने जो आज पैनल डिस्कशन मेट्रो मिरर के साथ आपने अपना जो कीमती समय इसमें दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज का जो पैनल डिस्कशन है वो बहुत मज़ेदार रहा और बहुत ज्ञानवर्धक भी रहा। जो भी इस पैनल डिस्कशन को सुनेगा, मेरे को लगता है कुछ न कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत